नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा केस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपको याद होगा कि कल शाम को लगभग 4 बजे के आसपास इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी आजम खां को, लेकिन एक तल्ख टिप्पणी भी की है। आजम खां को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। आजम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की, और वो तल्ख टिप्पणी क्या है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आजम ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया था। ये टिप्पणी है कोर्ट की। जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कारोबारी की तरह काम करते रहे। ये टिप्पणी की कोर्ट ने। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारी की तरह काम किया आजम खान ने। ये टिप्पणी है और बहुत तल्ख टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की। जमानत तो दी, लेकिन इन तल्ख टिप्पणियों के साथ दी आजम खान को। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी थी। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप मोइन के पास चलेंगे। मोइन ना, सत्ता के नशे में मदहोश होकर कारोबारी की तरह काम करते हुए, ये सब बातें वाकई बहुत सख्त टिप्पणियां हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स हैं। पूरी बात जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने किस रेफरेंस में ये बात कही। देखिए, आजम खान ने वक्फ प्रॉपर्टी विवाद में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ जो 40 पन्ने का जजमेंट दिया है उसमें बड़ी टिप्पणियां की हुई हैं, और ऐसी तल्ख टिप्पणियां की हैं जो शायद आजम खान और उनके समर्थकों को ठीक नहीं लगेगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि हम आप मानवीय आधार पर आपको जमानत दे रहे हैं। चूंकि आप 2.5 साल से जेल में बंद हैं, 72 साल की आपकी उम्र है, कई गंभीर बीमारियों से आप पीड़ित हैं, इस वजह से आपको हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए आजम खान सत्ता के नशे में मदहोश होकर काम करते रहे। वो यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझते रहे, और इसी नाते वो लॉन्ग लाइफ जो है इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खुद को चांसलर घोषित कर दिया था। खुद ही जो है वो जीवन भर कुलाधिपति बने रहे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, महात्मा गांधी के एक संदेश का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि जो लक्ष्य है सिर्फ वही पवित्र नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन इस्तेमाल होने चाहिए वो भी पवित्र होने चाहिए। आजम खान ने एक अच्छा काम किया, लेकिन जो साधन इस्तेमाल किए वो ठीक नहीं थे। हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील विजय श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, 40 पन्ने का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं, केस पर इसका किस तरीके से फर्क पड़ेगा, सामने देखकर बताइए विजय। देखिए, ऐसा है कि श्री आजम खान साहब जो प्रदेश के कद्दावर नेता, सपा के नेता हैं, पिछले 2.5 साल से जेल में रहे। उनकी अंतिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय जस्टिस राहुल चतुर्वेदी साहब ने दी है, लेकिन तल्ख टिप्पणी ये कहा किया कि जौहर यूनिवर्सिटी को तो आपने जो बनाया था एक अच्छा उद्देश्य था, लेकिन उस उद्देश्य को पाने के लिए जो गलत तरीके का इस्तेमाल किया, आजीवन आप उसके चांसलर बने रहने की कोशिश करने के लगे, और सत्ता का नशे में आपने पद का दुरुपयोग किया। अगर किसी को पूर्ण शक्ति दी जाए तो पूरा बर्बाद हो जाता है। महात्मा गांधी के संदेश को, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने कहा कि आपका जो कार्य है वो पवित्र ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कार्य को पूरा करने के, जो लक्ष्य पूरा करने के, वो कार्य पूरा होना चाहिए। क्योंकि आजम खान साहब की उम्र 72 साल थी, तमाम बीमारियों से पीड़ित थे, तो केवल अंतरिम जमानत दी है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि मैं पूर्णकालिक जमानत आपको तब दूंगा कि जो जमीन है जौहर विश्वविद्यालय के अंदर अतियाई है उसको आप सरेंडर करेंगे। तो आप ये देखें किस तरीके से सत्ता का नशे में, सत्ते के चूर में लोग रह करके पद का दुरुपयोग करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक तल्ख टिप्पणी की है, ये अंत में जब इसका ट्रायल खुलेगा, उस ट्रायल पर जब मेरिट की बात आएगी तो निश्चित ही ये कोर्ट के लिए बहुत मायने की बात होगी। और आजम खान साहब को ये बताना पड़ेगा कि साहब जौहर विश्वविद्यालय को बनाए रखने में हमने जो साधन अपनाए वो पवित्र थे, सही थे, अन्यथा ये ट्रायल में हो सकता है उनको सजा भी मिल जाए। बिल्कुल, इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, निचली अदालत को यह आदेश दिया है कि जो मुकदमे का ट्रायल है 1 साल के अंदर पूरा करें, और जब आजम खान को नियमित जमानत मिलेगी तो उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके साथ साथ जो संबंधित कोर्ट होगी या पुलिस स्टेशन होगा
वहां खुद जाकर या वकील के जरिए नियमित रूप से हाजिरी भी लगानी होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आजम खान को राहत तो मिली, लेकिन तल्ख टिप्पणियों के साथ शायद वो इस फैसले को कभी याद नहीं रखना चाहेंगे जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी आजम खान के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। साफ तौर पर कहा है कि कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक जमीन को पहले वक्फ बोर्ड में शामिल कराया, फिर उसे गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी के नाम लीज पर दिला दिया। और इसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब आजम खान विवादित जमीन को सरेंडर कर देंगे, उस पर सरकारी अमले का कब्जा हो जाएगा, डीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, तभी आजम खान को पूर्णकालिक जमानत मिलेगी। तो बेहद तल्ख टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के इस मामले में की हुई है। और बिल्कुल मोइन, और साथ में जो वकील साहब कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, वो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कल भी आपने रिपोर्ट किया था और कल भी ये तथ्य हमने दर्शकों के सामने रखा था कि वो जो विवादित जमीन है उसको पहले सरेंडर करना होगा। और सरेंडर करने का मतलब ये कि वो सारी प्रक्रिया जो की गई थी उससे कोर्ट बिल्कुल प्रथम दृष्टया सहमत नहीं है। और जब ट्रायल में ये मामला आएगा तो ये जो कोर्ट का कमेंट है मोइन, ये बहुत मायने रखने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां की हैं, जिस तरीके से उदाहरण दिया है, नैतिकता का पाठ आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पढ़ाया है, मर्यादा का पाठ पढ़ाया है और साफ तौर पर कहा है कि आपने ना तो नैतिकता का पालन किया, ना मर्यादा का पालन किया। आप कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, लेकिन आपने उस पद का भी दुरुपयोग किया, अपने रसूख का इस्तेमाल कर जमीन को हड़पा है। और तमाम उदाहरण दिए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश के साथ साथ ब्रिटिश इतिहासकार के संदेश के बारे में बताया है, कई अन्य दार्शनिकों के संदेशों के बारे में बताया है और यह बताया है कि जब सत्ता मिल जाती है, जब शक्ति मिल जाती है तो आदमी भ्रष्ट हो जाता है और जब पूर्णकालिक सत्ता और शक्ति मिल जाती है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। इस तरीके की तल्ख टिप्पणियां आजम खान को लेकर के और इस केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। और निश्चित तौर पर इसका कानूनी मतलब भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आजम खान सियासी गलियारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के जरिए घेरे जाएंगे। जब जब आजम खान के नाम की चर्चा होगी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी भी उनके नाम के साथ जोड़ी जाएगी। हम श्रीवास्तव जी से और बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बताइए, ये जो तल्ख टिप्पणियां कोर्ट ने की हुई है, तो क्या जब कोर्ट का इसका कानूनी उपयोग कोई है, इसके कानूनी मायने हैं या सिर्फ इन टिप्पणियों को बाहर ही इस पर चर्चा की जाए? नहीं, देखिए, कोर्ट जो भी टिप्पणी करती है, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, उसका कानूनी महत्व होता है। निश्चित ही जब ट्रायल हो गया और कोई बात होगी तो ये सब कोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल में फैसला देना होगा। और आजम खान साहब को ये बताना होगा, नहीं, जौहर विश्वविद्यालय बनाए रखने में उन्होंने सही रास्ते का उपयोग किया। अगर कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को देखकर ट्रायल में देखती कि नहीं, आपने गलत इस्तेमाल किया, तो सजा बढ़ सकती है, आपको सजा मिल सकता है। सवाल ही कि आप सत्ता में हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके किस तरीके से। और राजेंद्र जी, आपको एक बात और बता दें कि आजम खान ने जब जमानत की अर्जी दाखिल की थी तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी सरकारी पक्ष ने तो जमानत अर्जी का विरोध किया था। आजम खान के खिलाफ इस मामले में जो शिकायत करता थे लखनऊ के पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी, उनकी तरफ से भी कई वकील खड़े किए गए थे। उनके वकीलों ने भी आजम खान की जमानत अर्जी का विरोध किया था और तमाम जो है दलीलें पेश की थी, तमाम जो है कागजात पेश किए थे, जिसके आधार पर कहा गया था कि आजम खान ने गड़बड़ी की है यूनिवर्सिटी की जमीन पाने के लिए और इस आधार पर उन्हें जमानत ना दी जाए। तो अदालत ने भी साफ तौर पर अपने फैसले में कहा है कि हम मेरिट के आधार पर आपको जमानत नहीं दे रहे हैं, हम मानवीय आधार पर आपको जमानत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कोर्ट की, ये कोर्ट ने जो बात कही है मोइन, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वकील साहब ने भी स्पष्ट कर दिया, इसका कानूनी वैल्यू भी है, ऐसा नहीं कि इसका लीगल वैल्यू नहीं है। जब ये मामला ट्रायल में जाएगा और जब प्रोसिक्यूशन ये कोर्ट की टिप्पणी रखेगा जज के सामने, तो ये कानूनी वैल्यू भी साबित होगी इस बात की कि हम मेरिट के आधार पे आपको जमानत नहीं दे रहे, हम मानवीय आधार पे आपको जमानत दे रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है, आप लंबे समय से जेल में हैं और आपकी तबीयत खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन आपका इस बातचीत के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चूंकि आजम खान की बात हो रही है तो आजम खान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन हड़पने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला देने में देरी पर असंतोष जाहिर किया था। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 11 मई को यानी आज निर्धारित कर दी है।
और आज अब इसी मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कहता क्या है और मामले में क्या फैसला आता है। आज की तारीख में सुनवाई होनी है। फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है आजम खां। कल उनको जमानत मिल चुकी है उस मामले में जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करनी है। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, ये एक बार फिर से आपको समझा देते हैं और बता देते हैं कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। आज आजम खां को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वकील सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये आजम खां के वकील कहेंगे। आजम खां को 87वें केस में हाई कोर्ट से जमानत मिली है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले कल ये जमानत मिली। 4 दिन पहले ही आजम पर 88वां मामला दर्ज किया गया था। वो मामला चल रहा था, आजम का नाम उसमें जोड़ा गया था और इसी वजह से आजम खां को अभी भी जेल में ही रहना होगा। आजम के वकील ने कहा कि 2 साल बाद साजिश के तहत यह केस किया गया। अगर नया केस ना होता तो आजम जेल से बाहर होते। नया केस रामपुर में ही दर्ज हुआ है। नए केस का वारंट सीतापुर जेल में तामील हुआ है। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे स्कूलों को मान्यता दिलाने का आरोप है इस मुकदमे में आजम खां पर। अब तक आजम खां पर 88 मामले दर्ज हो चुके हैं। 87वें केस में कल जमानत मिली। अब नए केस में है आजम खां जेल में और इस नए केस में जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी देनी होगी। लेकिन इस सारे प्रकरण पर, आजम खां प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जमानत मिलने के बाद भी आजम खां को रिहाई नहीं हुई क्योंकि आखिरी केस का पेंच आजम खां का पीछा नहीं छोड़ रहा। 3 दिन पहले स्कूल विवाद का जो केस आजम पर दर्ज हुआ था वो अब आजम खां की रिहाई में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है और अब आजम का बाहर आने का इंतजार और लंबा हो गया है। आजम के लिए राहत भरी खबर आई, जमानत के बाद भी नहीं होगी रिहाई। कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए ये कहा है कि कस्टोडियन की जो जमीन है उसको जिलाधिकारी देख ले। शत्रु संपत्ति केस में हाईकोर्ट से राहत, नए केस में बढ़ाई आफत। 26 महीने बाद शुभ घड़ियां जारी रहेगी रिहाई की लड़ाई। जिससे शत्रु संपत्ति केस में आजम खान पिछले 5 महीने से जमानत का इंतजार कर रहे थे वो मिल गई। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आजम खान को जेल में ही रहना होगा क्योंकि 3 दिन पहले दर्ज हुआ एक नया मुकदमा आजम खान की रिहाई में दीवार बन गया है। जिस केस में आजम खान को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने जमानत दी वो मामला 19 साल पुराना है। उसकी एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई थी। हालांकि 19 अगस्त 2019 को यह मुकदमा रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये मामला केंद्र सरकार के कस्टोडियन डिपार्टमेंट की शत्रु संपत्ति और यूपी शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। विवाद तकरीबन 86 बीघा जमीन का है जिसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है। इस मामले में 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन जब 5 महीने बाद फैसला नहीं आया और 5 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हमें दखल देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल से पहले ही हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी। जजमेंट आ गया है। आजम खान साहब को जिस मुकदमे में बेल देनी थी, हाई कोर्ट से बेल उन्हें मिल गई है। बेल में इंटरिम रिलीफ मिली है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर बेल। जब वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है हैंड ओवर कर देंगे। ये बेल में कंडीशन लगाई है हाई कोर्ट ने। अभी सिर्फ इंतरिम बेल दी है कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, उसमें कंडीशन ये लगाई है कि 30 तारीख तक जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करेंगे और वही इंटरिम बेल कंटिन्यू करेगी एज रेगुलर बेल। तो बेल दे दी है। क्या ये मामला डिस्पोज ऑफ हो गया या आगे अभी चलता रहेगा? मामला डिस्पोज ऑफ हो गया है, आगे अब नहीं चलेगा। बेल मिल गई है, हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। आपको बता दें कि अब तक आजम खान पर कुल 88 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 86 में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है और अब 87वें केस में उन्हें जमानत मिली है। लेकिन 3 दिन पहले दर्ज हुए मुकदमे ने आजम की मुश्किल बढ़ा दी है। जिस केस ने आजम खान की रिहाई का इंतजार लंबा कर दिया, उसमें आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवाया और उसे मान्यता दिलाई। मतलब लास्ट केस आजम के लिए रोड़ा बन गया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजम खान को सलाखों से राहत कब मिलेगी,
क्योंकि आजम खान पिछले 26 महीनों से जेल में बंद हैं। वहीं एक सवाल आजम खान की बगावत का है, क्योंकि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है। ऐसे में अगर आजम खान रिहा होते हैं तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि आजम को ऑफर देने वालों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस आजम खान के लिए जहां प्रयागराज की सड़कों पर पोस्टर लगा चुकी है, तो वहीं हैदराबाद वाले ओवैसी की पार्टी आजम खान को पत्र लिखकर पतंग उड़ाने का न्योता दे चुकी है। मतलब आजम खान जब जेल से बाहर आएंगे तो एक बड़ा तूफान भी लाएंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। अब तक 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने 4 धाम के दर्शन किए हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इस बात की जानकारी दी है। केदारनाथ में 77,656 तीर्थयात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं और इसी तरह से 30,777 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। 49,215 तीर्थयात्री अब तक गंगोत्री धाम पहुंचे हैं और 46,405 तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। इधर चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 हफ्ता ही बीता है, लेकिन अव्यवस्थाएं अभी से ही चुभने लगी हैं। बीते 6 दिनों में ही 20 यात्रियों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त चारधाम की यात्रा चल रही है उस वक्त में पर्यटन मंत्री ही प्रदेश में नहीं है। सतपाल महाराज इन दिनों दुबई गए हुए हैं। एक हफ्ते में ही खुल गई चारधाम यात्रा की तैयारी की पोल। मुसीबत में चारधाम के यात्री दुबई में हैं पर्यटन मंत्री। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं बीता और अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया है। इसका उदाहरण है 1 हफ्ते में 20 यात्रियों की मौत। ये मौतें सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े करती हैं। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही यात्रा पर आने वाले 20 यात्रियों की मौत हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री में 14 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ धाम में 1 यात्री की जान गई है। बीमार और बुजुर्ग लोगों पर ये यात्रा बेहद भारी पड़ रही है। चारधाम यात्रा हर वर्ष होती है, हर बार आती है और हर बार 2-4 तारीखें आगे पीछे छोड़ करके समय लगभग वही होता है। और आलम यह है कि पिछले 1 सप्ताह में चारधाम यात्रा में 20 यात्रियों की अलग अलग कारणों से मृत्यु हो गई है और अव्यवस्थाओं का इतना बोलबाला है कि सिस्टम पूरी काहिली का शिकार हो रहा है और मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं रह गया। हाल बदहाल है और जिस मंत्री पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है वो दुबई में है। सतपाल महाराज उत्तराखंड में पर्यटन और PWD जैसे विभाग संभालते हैं। ये दोनों ऐसे विभाग हैं जिसकी जिम्मेदारी चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ जाती है, लेकिन वो फिलहाल विदेश की यात्रा कर रहे हैं। अब कांग्रेस चुभते हुए सवाल उठा रही है। जहाँ पर बर्फ आई हुई है, पूरे क्या ग्लेशियर्स आए हुए हैं, वहाँ पर रेलिंग्स टूटी हैं। जो रेलिंग्स ठीक इस यात्रा से पहले ठीक हो जानी चाहिए थी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। पिछले वर्ष ही आपको याद होगा एक लड़की की जान चली गई थी गिर के, और वहाँ पर अभी भी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से खच्चर दौड़ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, उससे यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। चारधाम यात्रा में 20 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसकी रिपोर्ट को अब PMO ने भी मांग ली है। सवाल चारों ओर से उठे तो सरकार ने रिव्यू मीटिंग बुलाई और कई सख्त फैसले लिए। अब यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा, जिसे अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके अलावा चारधाम पर आने वाले यात्रियों की निर्धारित संख्या में 1,000 का इजाफा भी होगा। ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। केदारनाथ में पैदल मार्ग पर एक ट्रैक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खतरनाक तरीके से ये ट्रैक्टर पैदल मार्ग पर चलता दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ये रुद्रप्रयाग का वीडियो है। ये पैदल मार्ग पर ट्रैक्टर इस तरह से चलाया जा रहा है और आप देखिए ठीक बगल में कितनी गहरी खाई। ये देखिए आप, ये ट्रैक्टर पैदल मार्ग पर ऐसे चलाया जा रहा है और वायरल हो रहा है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है पैदल मार्ग पर ट्रैक्टर चलाए जाने का।
खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए ठीक बगल में यहाँ पर कितनी गहरी खाई और तनिक भी ट्रैक्टर का इधर से उधर होना उसे गहरी खाई में ले जा सकता है। और लोगों को बैठाकर ये ट्रैक्टर ले जा रहा है पैदल मार्ग पर। ये कैसे संभव हुआ, सवाल ये है। इसकी इजाजत कैसे मिल गई, किसने रोका टोका क्यों नहीं, सवाल ये है। ट्रैक्टर को पैदल मार्ग पर ले जाया जा रहा है, केदारनाथ के पैदल मार्ग पर। देखिए आप, लोग भी बैठाकर ले जाए जा रहे हैं इसमें, संभवतः यात्री हैं ये। अब सवाल ये है कि वहां पर अथॉरिटीज ने कोई रोक टोक क्यों नहीं की। ये ट्रैक्टर पैदल मार्ग पर इस तरह जाने के लिए अलाउड कैसे हुआ, इसकी इजाजत कैसे मिली, इसकी अनुमति कैसे मिली। एक्सक्लूसिव ये देख रहे हैं आप एबीपी गंगा पर। ये सवाल वहां पर अथॉरिटीज पर, ये अनुमति कैसे दी गई इस ट्रैक्टर को ऐसे सामान लादकर, लोगों को लादकर पैदल मार्ग पर चलने की। यात्रियों को भी ये ट्रैक्टर ढोके ले जाता दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आप फिर से एक बार, ये देखिए कई यात्री पैदल मार्ग पर ये ट्रैक्टर कैसे इस तरीके से ले जा रहा है लोगों को और चीज़ों को, ये सवाल है। और ये सवाल वहाँ की अथॉरिटीज़ पर है, उन लोगों पर है जो वहाँ पर यात्रा की व्यवस्था देख रहे हैं। इस रास्ते पर क्या ट्रैक्टर ऐसे ले जाया जा सकता है? ये स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। वायरल हो रहा है ये वीडियो वायरल, खतरनाक तरीके से। ये पैदल मार्ग है, यात्रा का पैदल मार्ग है, जिस पर देखिए ये ट्रैक्टर ऐसे चल रहा है। यहां पर सिर्फ सामान लादे हुए, लेकिन दूसरी जो फुटेज है उसमें यात्रियों को भी, ये देखिए यात्रियों को भी बैठा कर ले जा रहा है। तो ये प्रश्न अथॉरिटीज पर, यह संभव कैसे हुआ, क्या इसकी इजाजत है? आगे बढ़ते हैं, खबर बहराइच से है। वहां पर डीएम की चेतावनी का असर दिखाई दे रहा है। राशन कार्ड सूची से अपना नाम कटवाने के लिए बड़े पैमाने पर अपात्र लोग पीडीएस कार्यालय पर और राशन कार्ड को सरेंडर कर दिया है। दरअसल डीएम ने एक हफ्ते पहले जिले के अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपील की थी कि जो अपात्र राशन कार्ड धारक हैं वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो उनसे पूरे राशन की वसूली की जाएगी। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है।